इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण का मतलब होगा इटली का मतलब छोटे छोटे राज्यों में जो इटली था उसे कैसे एक बड़ा देश बनाया गया, इसी के बारे में देखेंगे। इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण में बहुत सी बाधाएं आई, बहुत मतलब करीबन 6 दशक तक लग गए इसका एकीकरण करते करते। तो इटली का एकीकरण के बारे में देखिए। पहले इटली में मतलब जो एकीकरण इसका हुआ पिडमांटल सार्डिनिया के मतलब कि वो मतलब इटली के एकीकरण में वही जो अन्य राज्यों की तुलना मतलब छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड था, अन्य राज्यों की तुलना में वो शक्तिशाली था। अन्य राज्यों की तुलना में वो शक्तिशाली था पिडमांट सार्डिनिया। तो इटली के एकीकरण में कार्बोनरी नामक की संस्था बनाएगी, एक गुप्त संस्था। अब गुप्त संस्था क्यों बनाएगी? क्योंकि राष्ट्रीय ऑस्ट्रिया जो था वो मेटरनिक था, उसका दबदबा हुआ करता था इटली के हर राज्यों में, उसका राज्य हुआ करता था। तो गुप्त संस्था बनाएगी इसलिए कि वो मतलब वो ना जान पाए कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया की राजा तानाशाह ना जान पाए कि कार्बोनरी नामक संस्था मतलब इटली के एकीकरण में प्रोत्साहित कर रही है। इटली के एकीकरण में कार्बोनरी नामक संस्था बनाई गई। तो कार्बोनरी नामक संस्था बनाई गई। तो इसका मतलब ये था कि पिडमांट और सार्डिनिया से मतलब कि पिडमांट और सार्डिनिया जो था इसी के देख रेख में अन्य राज्यों को इटली में मिला, मतलब इटली में मिलाया गया। तो जो ये कार्बोनरी नामक संस्था थी तब ये मतलब गुप्त तरीके से अन्य राज्यों में वहाँ की जनता को प्रोत्साहित करती और विद्रोह करने के लिए उन्हें उकसाती थी विद्रोह करने के लिए उकसाती थी। जब विद्रोह करने के लिए उकसाती थी तो जाहिर सी बात है, जब मतलब एक इटली की भावना कहेंगे कि ये हमारे देश के एकीकरण है, हम इटली के भावना हम मतलब कि दूसरे देशों की मतलब कि जिससे दूसरे देशों की हम मतलब कि वो नहीं झेल सकते हैं और अन्य जैसे माध्यमों से ये भावनाओं को उकसाती थी, जिससे नेपल्स एवं सिसिली में विद्रोह हुआ। जिससे नेपल्स और सिसिली में विद्रोह हुआ। सिसिली में विद्रोह हुआ। नेपल्स और सिसिली में विद्रोह जब हुआ तो मेटरनिक ने इसे बुरी तरीका से दबा दिया। मेटरनिक ने क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री था और कूटनीतिज्ञ था, तो मेटरनिक ने इसे बुरी तरीका से दबा दिया। मेटरनिक ने इसे बुरी तरीका से दबा दिया। जब मेटरनिक ने इसे बुरी तरीके से दबा दिया तो इटली के लोगों की भावनाएं को ठेस लगी। उन्हें ये मन में विश्वास आ गया इटली के लोगों को कि बिना ऑस्ट्रेलिया को निकाले इटली का एकीकरण नहीं हो सकता। उन्हें यह भी विश्वास हो गया
कि बिना विदेशी सहायता लिए ऑस्ट्रेलिया को हराया नहीं जा सकता। तो बिना विदेशी सहायता लिए ऑस्ट्रेलिया को हराया नहीं जा सकता। तभी इटली का एकीकरण तभी पूरा होगा। अब जब इटली का एकीकरण में जब नेपल्स और सिसिलिया में विद्रोह हुआ, जब उसे दबा दिया गया, तो फिर ये विद्रोह मतलब वो उजागर तो नहीं हुआ, लेकिन तो एक व्यक्ति मेजनी आया। मेजनी ने क्या किया कि मतलब कि मेजनी ने यंग आंदोलन, मतलब यंग के लिए समझो, जो यंग बच्चे थे उनको मतलब भर्ती करना शुरू कर दिया। आंदोलन मतलब कि समझ लो हर एक राज्यों में विद्रोह की गुप्त संस्था जो थी उसके माध्यम से उसने भर्ती करना शुरू कर दिया और हर एक राज्य में विद्रोह करना चाहा मेजनी ने। और मेजनी एक बात बहुत अच्छी कहा, मेजनी ने यंग आंदोलन के माध्यम से युवकों को भर्ती करना शुरू कर दिया। युवकों को भर्ती करना शुरू कर दिया। देखो इटली का जो एकीकरण हुआ वो 5 चरणों में हुआ। हम फर्स्ट चरण की बात कर रहे हैं। 5 चरणों में हुआ। जो प्रथम चरण था वो 1850, ये 1850 का जो पहला चरण था। 5 चरणों में हम देखेंगे इटली का एकीकरण। ये प्रथम चरण था, मतलब और फिर सेकंड चरण, थर्ड चरण, फोर्थ चरण, 5 चरण। 5 चरणों के बारे में देखेंगे कि इटली का एकीकरण कैसे कैसे किन परिस्थितियों में हुआ, इनके बारे में देखेंगे। यंग आंदोलन के माध्यम से युवाओं को भर्ती करने लगा। जब युवाओं को भर्ती करने लगा और इससे हजारों युवाओं जुड़ने लगे, इससे हजारों युवा जुड़ने लगे। इससे हजारों युवा जुड़ने लगे। तो जाहिर सी बात है, हजारों युवा जुड़ने लगे तो ये किसी अन्य राज्य में फिर विद्रोह करना चाहेंगे। तब उसी समय सार्जेंटी का विद्रोह हुआ। सार्जेंटी का विद्रोह का मतलब होता है कि सार्जेंटी एक राज्य था, उसमें विद्रोह हुआ। सार्जेंटी का विद्रोह से कहते हैं। उसी समय सार्जेंटी का विद्रोह हुआ। जब उसी समय सार्जेंटी का विद्रोह हुआ और सार्जेंटी के विद्रोह में जो लोग शामिल थे उन्होंने चाहा कि पोप के संरक्षण में इटली का एकीकरण हो। उन्होंने चाहा, जो सार्जेंटी के विद्रोह में शामिल थे, जो सार्जेंटी के विद्रोह में शामिल थे, उन्होंने चाहा कि पोप के संरक्षण में इटली का एकीकरण हुआ। पोप के संरक्षण में इटली का एकीकरण हुआ। अब उन्हें क्या पता था कि पोप एकदम गंधोड़े व्यक्ति कि काहे को इटली का एकीकरण होने देंगे। तो जाहिर सी बात है, वो चाहते थे कि पोप के संरक्षण में इटली का एकीकरण हो, लेकिन पोप ने
मतलब उनकी प्रतिक्रियावादी नीति के तहत, मतलब जब प्रतिक्रिया आई पोप से कि उन्होंने कहा नहीं मतलब एकीकरण ना हो, तो फिर इनको ठेस लगा। वो चाहते थे कौन की संरक्षण में इटली का एकीकरण हो, लेकिन उसकी प्रतिक्रियावादी नीति जब आई पोप की तो ऐसा नहीं हो सका। उनकी प्रतिक्रिया नीति आई तो वैसा नहीं हो सका। जब पोप की प्रतिक्रिया नीति आई तो वैसा नहीं हो सका। पोप की प्रतिक्रिया नीति आई, पोप की प्रतिक्रिया नीति आई, प्रतिक्रिया नीति आई, नीति आई और ऐसा नहीं हो सका, और ऐसा नहीं हो सका, ऐसा नहीं हो सका। जब मतलब प्रतिक्रिया नीति आई और ऐसा नहीं हो सका, तब मतलब विद्रोह, ऐसे विद्रोह होते रहे, चलते रहे मामला। फिर 1848 का उस समय 1848 का समय आया। अब 1848 क्यों खास हो जाता है, जाहिर सी बात है कोई खास ही होगा तभी 1848 की बात हमने किया है। तो 1848 में खास ये हो जाता है कि मेटरनिक ने ऑस्ट्रेलिया छोड़कर भागकर ऑस्ट्रेलिया से भागकर स्विट्जरलैंड चला गया, क्योंकि वहाँ भी विद्रोह हो गया, जनता थक चुकी थी। 1848 का समय, 48 का समय था जब मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री हो जाता है। मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया छोड़कर, क्योंकि वहाँ आंदोलन हो गए, गोलियां चलने लगी, बताएं थे इसके बारे में। ऑस्ट्रेलिया छोड़कर स्विट्जरलैंड भाग गए। स्विट्जरलैंड भागा ऑस्ट्रेलिया छोड़कर, तो मौका मिल गया पिडमांट और सार्डिनिया, क्योंकि इन्हीं के संरक्षण में इटली का एकीकरण होना था। पिडमांट और सार्डिनिया को मौका मिल गया। देखो इटली के अन्य राज्य भी थे, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में पिडमांट और सार्डिनिया उदार थे। उदार का मतलब होगा कि वे लोकतंत्र भी चाहते थे। मतलब पिडमांट और सार्डिनिया में संसद थी, मतलब कि ये भी था, और अन्य राज्यों में वही पुरानी रीति रिवाज का शासन, जनता पे अंकुश लगाना, उसे दर्ज देना। तो पिडमांट सार्डिनिया की अच्छी खासी इनकम थी और अन्य राज्यों की तुलना में शक्तिशाली थे, या किसी देश का मुकाबला जैसा ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला कर नहीं सकते थे, लेकिन तो अगर कोई देश साथ दे तो सक्षम थे मुकाबला करने के लिए, मतलब उत्साहित थे, क्योंकि यहाँ की जनता ऐसी थी। पिडमांट और सार्डिनिया को मौका मिला। पिडमांट सार्डिनिया के राजा चार्ल्स, जो वहाँ के राजा थे चार्ल्स अल्बर्ट ने युद्ध की घोषणा कर दी ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। चार्ल्स अल्बर्ट ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की घोषणा कर दी।
घोषणा कर दी। चार्ल्स पिडमांट और सार्डिनिया के शासक चार्ल्स अल्बर्ट। पिडमांट और सार्डिनिया मतलब कि इटली के शक्तिशाली राज्यों में से एक हो जाते हैं जो इटली का एकीकरण चाहते थे। अन्य राज्य नहीं चाहते थे इटली का एकीकरण। तो पिडमांट और सार्डिनिया के पिडमांट और सार्डिनिया के राजा चार्ल्स अल्बर्ट ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि मेटरनिख तो भागा ही तो था, लेकिन वो कूटनीतिज्ञ था। लेकिन अभी भी ऑस्ट्रिया पिडमांट और सार्डिनिया से काफ़ी अधिक शक्तिशाली था, जिसे युद्ध में हार हुई। युद्ध की घोषणा कर दी। जिससे युद्ध में हार हुई। जिससे युद्ध में हार हुई। चार्ल्स अल्बर्ट अपना राज्य काज चार्ल्स अल्बर्ट अपना राज्य काज अपने बेटे विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। जब अपना राज्यकाल विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया चार्ल्स अल्बर्ट ने, मतलब आत्मसमर्पण कर दिया, वो पिडमांट और सार्डिनिया से उसको भी भागना पड़ा, तो अपना राज्यकाल अपने बेटे विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। तो ये प्रथम चरण समाप्त हुआ। मतलब प्रथम चरण में कैसे कैसे पिडमांट और सार्डिनिया ने दो जगह विद्रोह भी किया, ऑस्ट्रिया ने दबा दिया। चार्ल्स अल्बर्ट ने युद्ध की घोषणा की, ऑस्ट्रिया ने उससे भी दबा दिया और मतलब बहुत से लोग मारे गए। अब दूसरा चरण देखते हैं। दूसरा चरण महत्वपूर्ण चरण हो जाता है, क्योंकि इस चरण में काबुल प्रधानमंत्री होता है विक्टर इमैनुअल का। काबुल बहुत कूटनीतिज्ञ था, बहुत दिमागदार, बहुत समझदार। दूसरा चरण देखेंगे। दूसरा चरण का मतलब होता है कि इस चरण में कहाँ तक कितने कार्य हुए और कितने आज़ादी की ओर बढ़े। दूसरा चरण ये देखिए। दूसरा चरण 1850 से 1859। विक्टर इमैनुअल राजा बना। विक्टर इमैनुअल राजा बना और काबुल उसका प्रधानमंत्री। विक्टर इमैनुअल राजा बना, काबुल उसका प्रधानमंत्री, क्योंकि विक्टर इमैनुअल ने काबुल की बुद्धिमत्ता पहचान ली, इसलिए उसे प्रधानमंत्री बनाया। अब काबुल को